जो कोई आपको मतलब खरीदने की कोशिश करे, जो कोई आपके अंदर धर्मांधता फैलाने की कोशिश करे, जो कोई आपके अंदर जात पात फैलाने की कोशिश करे, जो कोई आपको धर्म मजहब इलाका भाषा के नाम पर कोई बरगलाने की कोशिश करे, कोई आपके बच्चों को अगर शराब पिलाने की कोशिश करे, उसका विरोध करिए। वो आपका साथी नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपके वोट का हकदार नहीं है। आपकी वोट का हकदार वही है जो हमेशा आपके साथ। ये चुनाव में दिखाई देने वालों को वोट मत दीजिए, सिर्फ जो चुनाव में दिखाई देते हैं। चुनाव उनके लिए धंधा है, वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके उसके 3-4 गुना कमाना चाहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं जो आपके बीच आपके लड़ाई लड़ता है, आप भी अपनी पार्टी से चुनाव के लिए खड़े हैं, क्या वायदे, क्या आपके जो चुनावी में वायदे हैं आपके क्या रहेंगे? देखिए, जो चुनाव हो रहे हैं आजकल, असल में ये जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं वो है पूंजीवादी सिस्टम। पूंजीवादी सिस्टम जो विश्व भर में अभी एक गहन संकट के दौर से गुजर रहा है। इस संकट के दौर से इसलिए संकट के दौर से गुजर रहा है क्योंकि इसके पास अभी बाजार का संकट है। दुनिया भर में जितना भी मजदूर वर्ग है, जो 99% जिनकी तादाद है, उसका क्रय शक्ति इतनी गिर चुकी है कि वो खरीद नहीं सकते। इसलिए पूंजीपति जो मुनाफे पर अपना काम करता है, जो सरवाइव करता है, उसका बाजार संकुचित हो गया है। इसलिए आप देख रहे हैं, एक तरफ तो पूंजीपति अपना मुनाफे का बाजार युद्धों द्वारा कायम रखना चाहता है। सीरिया का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अफ्रीका में बहुत सारी जगहों पर युद्ध चल रहा है। ये इंडस्ट्री बन गई, उससे मुनाफा कमा रहा है और उसका बोझ जो है आम जनता पर पड़ रहा है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ टेररिज्म, आतंकवाद सारी दुनिया में उसको पनपा रहा है। उससे भी वो हथियारों की जो दौड़ है, हथियारों की जो इंडस्ट्री है, उससे पूंजीवाद अभी जिंदा है। दूसरा जो पहलू है इसका, कहीं जनता इसके खिलाफ इकट्ठे ना हो, संगठित ना हो और पूंजीवादी सिस्टम का तख्ता पलट न कर पाए, इसलिए उनको मजहब में, जात पात में जितनी भी विषमताएं हैं उनमें बांट रहा है, उनको मतलब गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है उनको। इसलिए ये पूंजीवाद जो सिस्टम के तौर पर अपनी प्रासंगिकता, अपनी उपयोगिता खो चुका है, इसलिए वो कुछ देर के लिए जिंदा रह रहा है। अब ट्रंप को देखिए ना, जो अमेरिका दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित करता था, वहाँ डेमोक्रेसी थी। अब वो ट्रंप क्या बोल रहा है? वो अमेरिकन वर्किंग क्लास की बात कर रहा है, बाकियों को खदेड़ना चाहता है ताकि लोग आपस में लड़ें और यही विषमता पैदा कर रहा है। इस तरह से जैसे हमारे मोदी जी कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। ये उनको बताइए, रोम में, यूनान में जो हज़ारों साल पहले हमारी तरह सभ्यता थी, वो क्या उन्होंने क्या अपने जितना भी पुराने जो वो हैं, मतलब जो मॉन्यूमेंट्स है, उनको डिस्ट्रॉय किया। ये तो हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी तरह से लोगों में आपसी धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं और उससे असल में अदानी को फायदा होगा, असल में पूंजीवाद को ही फायदा होगा। ये व्यवस्था टिकी रहेगी। ये है इसके पीछे साजिश। दुनिया भर में पूंजीवाद ऐसे ही जिंदा रह रहा है। सर, केजरीवाल भी तो करे, मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, हनुमान मंदिर में पूजा करता हूँ, तो वो भी तो अपना दर्शाना कर रहे हैं कि मैं हिंदू से वोट मार रहा हूँ। 2014 में केजरीवाल जी जब पहली बार आए, कुछ दिनों की सरकार रही, जन लोकपाल बिल की बात कर रहे थे। कहाँ तक ये जो है भ्रष्टाचार खत्म हुआ वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन उस समय इन्होंने मुरली देवरा और अंबानी पर केस किया था। अगर आपको याद होगा, उस समय सवाल उठा था केजरीवाल कैपिटलिज्म के खिलाफ काम कर रहा है। फिक्की ऑडिटोरियम में, जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ पर केजरीवाल को आमंत्रित किया गया। उनसे पूछा गया कि आप क्या कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं?
अगर आपको याद होगा पेपर्स में भी आया था, उन्होंने कहा मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ कैसे हो सकता हूँ, मैं तो बनियागर में पैदा हुआ, मैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हूँ। क्रॉनिक कैपिटलिज्म मतलब जो अदानी कर रहा है साठ गांठ करके जो मुनाफा कमा रहा है। तो अब क्रॉनिक कैपिटलिज्म, आज का कैपिटलिज्म एक्चुअली क्रॉनिक कैपिटलिज्म, क्रॉनिज्म के सिवा आजकल कैपिटलिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो ये है बात। तो केजरीवाल जी तो आप समझ रहे, अभी तो वो तीर्थों की यात्रा करवा रहे हैं मुफ्त, लेकिन यहाँ परमानेंट नौकरी नहीं दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं वो तो आपसे, वो मोदी जी के ही नक्शे कदम में बहुत चालाकी से चल रहे हैं। मैम, पिछले 7 साल से केजरीवाल ने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है और वहीं ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए 2100 रुपये महीने देंगे। कैसे, क्या देख रहे हैं? पंजाब में दे दी क्या इन्होंने? पंजाब में पूछिए, पंजाब में क्या उनकी पेंशन मिल रही है? नहीं दे सकते। माइक नीचे करो। देंगे कहाँ से? क्योंकि जो पैसा जनता के टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसे को तो ये अपने ऐशोआराम में या पूंजीपतियों के कर्जे माफ करने में या माइक नीचे करो, या पांचा कर देते हैं। नौकरी की बात या शिक्षा, चिकित्सा, लोगों के पेंशन की बात ये दरकिनार हो जाएगी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे। तब इनके बहाने शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारे पास, अभी देखिए ना, 50 बहाने लगा, तुम्हारा आधार का ये नंबर नहीं है, तुम्हारा ये चीज़ गलत है, तुम्हारी ये चीज़, ये जितने भी बहाने बन सकते हैं बनाएंगे। और फिर अल्टीमेटली कहेंगे एलजी बनाने नहीं दे रहा, एलजी बांटने नहीं दे रहा। तो ये सब कहानी है, इनके सब जुमले हैं। मैं इसी सवाल को मैं एक्सटेंड करूंगा। पहले बीजेपी कहती थी कि फ्री बीज के चक्कर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फंस गई। अब जैसे ही केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया कि भाई 2100 रुपये देंगे महिलाओं को, उसके जस्ट बाद कांग्रेस ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 2500 देंगे। अब बीजेपी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि 2500 हम भी देंगे। ये चल क्या रहा है? क्या टैक्स के पैसे जो जिस प्रकार से बांटा जा रहा है, बंदरबांट हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, चाहे केजरीवाल हो, मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, आज तो वर्ल्ड में ही पूरी, अभी सर ने हमारे बताया ना कि 99% गरीब, मजदूर, किसान, मेहनत कर जनता, 99% को भिखारी बनाने की प्रक्रिया पूरे विश्व में चल रही है और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया चल रही है। एकमात्र जो हम चुनाव में उतरे हैं, ये उद्देश्य लेकर उतरे हैं कि भाई ये फ्री बीज नहीं है, ये तुम्हें भिखारी बनाने का एक तरीका है। तुम्हें भीख चाहिए या आत्मसम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी की व्यवस्था। अरे जहाँ पर 48% टैक्स जनता पे कर रही है, वहाँ तुम हमें फ्री की बिजली कह रहे हो। मेरी तो कई बार झगड़ा हो जाता है बसों में, अरे महिलाएं फ्री हैं। क्यों भाई? हमने टैक्स दिया है, उस टैक्स पेयर के पैसे से हमें सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। कितने कंट्रीज है, नॉर्वे है, स्वीडन है, जहाँ पर सब फ्री है। सिंगापुर चले जाइए, वहाँ बच्चों की 12वीं तक, क्या जर्मनी में चले जाइए, रिसर्च तक शिक्षा फ्री है। यहाँ एक छोटे से बच्चे की 10-10 हज़ार रुपये फीस पे करनी पड़ती है, वरना तो आंगनबाड़ी में दलिया खिचड़ी खिला के भगा देते हैं। इसी में एक सवाल और इसी में है कि जिस प्रकार से केजरीवाल ने बसें फ्री की है महिलाओं के लिए, तो ऐसी भी महिलाएं हैं जो काफ़ी वेल क्वालिफाइड है, अच्छी खासी सैलरी उठाती, महीने के 50,000, लाख, 2 लाख उठाती हैं, वो भी बस में फ्री जा रही हैं। तो ये जो पॉलिसी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम ये कह रहे हैं बसों में फ्री सफ़र करना हर महिला का, हम ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि वो कमा रही है तो वो फी कर सकती है पे। आप देखिए, हम ये कह रहे हैं 10 रुपये महिला किराया खर्च कर सकती है अगर महिला के पति, महिला के बेटे, जो कंडक्टर या महिलाएं खुद जो कंडक्टर ड्राइवर हैं, उनको तुमने ठेके पे रखा हुआ है। तुम उनकी दुर्गति करे हुए हो, उनकी छुट्टी करें तो पैसे काट लेते हो, लेट ड्यूटी पे आए तो उनकी छुट्टी लगा देते हो। वो व्यवस्था करके तुम हमें अगर फ्री भी दे रहे हो, तुम अगर हम महिलाओं को केवल वोट लेने के लिए टिकट फ्री कर रहे हो, ऐसी बात, ये केवल धोखा है। ये इस बात के तो मैं बिल्कुल आपकी बात का ये मैं समर्थन नहीं करती कि जो कमा रही है वो कर सकती है, खरीद सकते हैं टिकट। हम तो कहते हैं हम सब खरीद सकते हैं, लेकिन हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए व्यवस्था बनाइए। पहले हम भिखारी मत बनाइए। मैडम, सीनियर सिटीजन ने क्या गलती किया है, उनको भी तो कम से कम छूट मिलना चाहिए। सीनियर सिटीजन का तो रेलवे ने भी पत्ता काट दिया, वो जो मिलती थी जो कंसेशन वो खत्म कर दी। और यहाँ पर ये भी टाइम बीइंग के लिए है, ये थोड़े दिनों में कहेंगे जी सारा का सारा ये जो डीटीसी का कंटीजेंट है, ये सारा हमने प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। फिर कहेंगे जी हम क्या करें, कभी बहाने कर रहे हैं ना, कहीं इलेक्ट्रिक बस ला रहे हैं, कहीं दूसरी तरह की। चुनाव तक ये कहानी है, लिख कर रख लो, चुनाव के बाद कोई भी पार्टी आए, ये इस पर पानी फेरने वाले हैं। बुजुर्गों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बुजुर्गों को तो ये खाली भंडारा खिला के और वो तीर्थ यात्राएं करवा के बेवकूफ़ समझते हैं। उन बुजुर्गों के दिल से पूछिए जिनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, जो बेचारे रोटी को तरस रहे हैं, उन बुजुर्गों की पेंशन जो पुराने ज़माने की थी, अब तो पेंशन भी खत्म है।
हम देख रहे हैं कि क्या हालात देश के होते जा रहे हैं, समाज के होते जा रहे हैं। और ये फ्री के बीज करके ये हमारे बुजुर्गों के साथ भी अपमान है, महिलाओं का भी अपमान है, आम जनता का भी अपमान है। मैम, अपनी पार्टी जो आपकी है SUCI कम्युनिस्ट है, हाँ। और इससे आप चुनाव में खड़ा भी हो रही हैं इस क्षेत्र से, हाँ। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि केवल एकमात्र SUCI कम्युनिस्ट पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो जन समस्याओं के लिए, जनता के बीच में जनता को सशक्त बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए, जन आंदोलन के लिए खड़ा करेगी और समस्याओं के समाधान। हमने तो अभी देखे हैं ना, किसान आंदोलन ने समस्या का समाधान किया कि बिल वापस करवाए, पार्लियामेंट में पास किए हुए बिल। हमने भी एक छोटे से आंदोलन करके यहाँ पर 8 महीने बैठ के ठेका बंद करवाया। हमने यहाँ पर कचरे का ढेर था, वो बोलते थे अरे 40 साल से खत्ता बना हुआ है, कैसे हटेगा? हट गया, क्योंकि आंदोलन किया। इसी तरह से वो पानी जो गटर का भर रहा था उसे बंद करवाया। आंदोलन क्या नहीं कर सकता? जनता की ताकत एकजुट होकर, एक मुट्ठी बनकर जब इस सत्ता के ऊपर पड़ेगी तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। भिखारी बनाकर, फ्री की चीज़ें बांटकर जनता को ये रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं, नशा बांटकर ये हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके लिए SUCI कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी है जो पूरे देश में नशाखोरी के खिलाफ लड़ रही है और इस रोजगार की लड़ाई लड़ रही है। जितने भी समस्या उन सब के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और इसीलिए चुनाव लड़ेंगे। इधर रमेश पराशर और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी का सदस्य हूँ और हमारा ट्रेड यूनियन संगठन है ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, उसका राष्ट्रीय सचिव। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कहेंगे इस पर? क्या उद्देश्य क्या रहा? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। प्रेस आज हमारे देश में जिस जगह पहुंचा दी गई है, ख़ास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया, अब तो मेन स्ट्रीम रहा नहीं है, वो तो एक बकवास स्ट्रीम मीडिया हो गया है, मोदी मीडिया हो गया है। और आज आप लोगों पर ही ये कंधों पर ये भार है कि आप सच्चाई को, वास्तविकता को लोगों के सामने ले जा सके। हम भी जानते हैं कि हमारे इसमें कोई NDTV, कोई तुम्हारा आज तक कोई ये नहीं आएगा। हमें मालूम है, आप लोग हमसे प्यार करते हैं, आप लोग हमें आंदोलनों में देखते हैं, आप लोग हमें जंतर मंतर पर देखते हैं, आप लोग हमें शराब के आंदोलन के टाइम पर देखते हैं। इसीलिए आप लोगों को ये अप्रोच कर, आप हमने इसके लिए बुलाया, आपको जहमत दी कि इस चुनाव के बारे में भी एक सही समझ लोगों में जाए कि चुनाव जो हम तो 70-75 साल से वोट देते आ रहे हैं, चुनाव से हो क्या रहा है? सरकारें बदल रही हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन नीतियां तो नहीं बदल रही। नीतियां वही हैं। आप नरेंद्र मोदी का 2014 से पहले का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, हर बात के बारे में उसने हर चीज़ का विरोध किया। आधार कार्ड से लेके तुम्हारा मनरेगा से लेके तुम्हारा हर चीज़ का विरोध किया उसने। रुपया फॉल कर रहा है, देश की इज्जत फॉल कर रही है, क्या क्या नहीं बोला कि। और ये आज अगर उसके सुना दिया जाए ना उसी की चीज़ें, तो शर्म से डूब मर जाए अगर कोई इज्जतदार आदमी समझ रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक उसके उल्टा। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि नीतियाँ, अगर सत्ता में जाओगे तो नीतियाँ वही फॉलो करनी पड़ेंगी जो नीतियाँ अडानी अंबानी द्वारा डिक्टेट की जाती हैं। वो डिक्टेट्स की जा रही है किसके लिए? उनके मुनाफे को, उनकी लूट को सुनिश्चित करने के लिए। इसीलिए तो ये सारी तमाम चीज़ें। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी जानते हैं कि ये नीतियाँ इतनी जल्दी बदली नहीं जा सकती है। सर, आज सर ऐसे प्रचार करने वालों से कैसे हम लोग सामना करेंगे जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, होर्डिंग? कि जिस अंग्रेजों का सूरज नहीं छुपता है उसका सामना कैसे करोगे? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, उसके पास दुनिया का उसको खिलाफ भी जब जनमानस खड़ा होता तभी वो उसको भी भागना पड़ा। एक अभी ये जो लोग बोलते थे क्या करोगे, बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा निराशा का वातावरण पैदा कर रखा था। 13 महीने आंदोलन चला और उस आंदोलन ने दिखा दिया कि जब ये जनता खड़ी हो जाए, लोग बाग अगर अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो बड़े से बड़े तानाशाह को झुकना पड़ता है, उसको माफ़ी मांग के 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे कि नहीं लेने पड़े थे। सवाल ये है कि मुकाबला कौन करेगा? हम नहीं, हम जनता को मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहे हैं और ये जनता को राजनीतिक तौर पर सुला रहे हैं। हम राजनीतिक तौर पर सचेत कर रहे हैं। ये सिर्फ 12-15 दिन की राजनीति करवा बोलते हैं, वोट तक देने तक की राजनीति, और हम कहते हैं ये राजनीतिक सचेत समाज, अपने अधिकारों के प्रति सचेत समाज
जब अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, मांगेगा नहीं। अरे एमएलए एमपी को मांगने कैसे लड़ेगा सर? एक तरफ जहाँ पर जय श्री राम हो रहा है, दूसरी तरफ जय हनुमान हो रहा है और तीसरे अब जय संविधान हो रहा है, तो इसको अब कैसे आप लोग सामना करेंगे? सर आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। पेट की आग बुरी होती है, पेट की आग बुरी होती है। जिस तरीके से घर घर में बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरीके से आज मतलब कहीं कहीं बेरोजगारी की परसेंटेज 42% तक पहुंच गई है, ऐसी स्थिति में ये लोग चाहे ना चाहे, हम और आप चाहे ना चाहे, हवा डिस्टर्ब करेंगे। आप बस खबर करिए। कोई बात नहीं। चाहे वो आपके टीचर्स हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो आपके सरकारी कर्मचारी, सारे स्टूडेंट्स हों, यूथ्स हों, एवरीबॉडी। अभी जो यूपी में जो हुआ लाठीचार्ज किस तरीके से किया गया, तो लोगों को लड़ना ही होगा। जीवन जीने की मजबूरी है कि उनको मैदान पर आना ही होगा, वो लड़ेंगे ही। उनको हम चाहे ना चाहे, उनकी ज़रूरत है, उनकी मजबूरी है। एक मात्र चीज़ जो कमी रह रही है वो है कि आज लड़ने के लिए तमाम समाज तैयार है, हर तबका तैयार है, लेकिन उनको नेतृत्व नहीं मिल रहा। अगर सही नेतृत्व सामने आ जाए, जो कि SUCI एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी जो उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, अगर सही नेतृत्व सामने आ जाए, आप देखिएगा ये जनता किस तरीके से उठ खड़ी होगी अधिकारों के लिए और इस व्यवस्था को। लास्ट में क्षेत्र की वोटर से क्या कहना चाहेंगे जो अपनी वोट का वैल्यू समझे और सही जगह वोट दे? हम हाथ जोड़कर वोटरों से एक ही विनती करना चाहते हैं कि आप, जो कोई आपको मतलब खरीदने की कोशिश करे, जो कोई आपके अंदर धर्मांधता फैलाने की कोशिश करे, जो कोई आपके अंदर जात पात फैलाने की कोशिश करे, जो कोई आपको धर्म मजहब इलाका भाषा के नाम पर कोई बरगलाने की कोशिश करे, कोई आपके बच्चों को अगर शराब पिलाने की कोशिश करे, उसका विरोध करिए। वो आपका साथी नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपके वोट का हकदार नहीं है। आपकी वोट का हकदार वही है जो हमेशा आपके साथ। ये चुनाव में दिखाई देने वालों को वोट मत दीजिए, सिर्फ जो चुनाव में दिखाई देते हैं। चुनाव उनके लिए धंधा है, वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके उसके 3-4 गुना कमाना चाहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, जो आपके बीच आपके लड़ाई लड़ता है, वो जो शारदा बहन जी, ये जो शारदा दीक्षित अपना ये मतलब एक आराम का जीवन जिसे कहते हैं जी सकती हैं, लेकिन ये हमेशा दिन रात जनता की ज़रूरत को मिटाने के लिए, उनकी समस्याओं को मिटाने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। ऐसा साथी, ऐसा उम्मीदवार जो आपको हर समय उपलब्ध होगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार होगा, उसको वोट दीजिए। और वो है बहन शारदा दीक्षित। इस 31 AC विधानसभा, विकासपुरी विधानसभा से, जिनका चुनाव निशान बैटरी टॉर्च है, उस पर आप 5 फरवरी को उस बैटरी टॉर्च के निशान को दबाकर जन आंदोलन की राजनीति को मजबूत करिए, भ्रष्टाचार की, सांप्रदायिकता की, जात पात की राजनीति को परास्त करिए। बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।